साइज में हमने लिखा था डी ए डिवाइड बाई 2 करते हैं तो वो आर ए आ जाता है, याद है ऐसा। लेकिन इस केस में तो जो एटम है वो अलग अलग थे या सेम थे। लेकिन अगर एटम अलग अलग हो, हेट्रो एटॉमिक हो, मतलब मॉलिक्यूल जो हो उसमें एक एटम ए और दूसरा बी, अगर ऐसा है तो दोनों की साइज सेम होगी या अलग अलग। अगर साइज अलग अलग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आएगा क्या। और अगर ईएन का डिफरेंस आएगा तो फिर फॉर्मूले में ईएन को लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ, अगर आपको डी ए बी निकालना है, अगर आपको डी ए बी निकालना है तो ऐसा वाला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकालें, वही यहाँ पर ईएन में हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगली एप्लीकेशन कितनी हो गई थी, 4। ये एक फॉर्मूला होता है, ये वाला होगा जिसके चांसेस ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता है। का कारण है कि फिजिकल पूरी पड़ी है वो सब करने के लिए, तो अच्छा एग्जामिनर तो नहीं देता मेरे जैसा। ये टेक्स्ट को निकालोगे तो जैसे मान लीजिए कोई सवाल कर लेते हैं कि आपको, मान लीजिए आपको दिया हुआ है डिस्टेंस दी हुई है, सपोज आपको दिया हुआ है डी ए दिया हुआ है कितना, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर डी बी दिया हुआ है कितना, 1.00 एंगस्ट्रॉम। और ईएन ऑफ ए, ईएन ऑफ बी दिया हुआ है 4.0 और ईएन ऑफ ए दिया हुआ है कितना, 3.0। ये वैल्यूज दी हुई है, आपको डी ए बी कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले आर ए क्या हो जाएगा, इसका आधा। आर ए क्या हो जाएगा, इसका आधा। आर बी क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो इसका आधा यहां लिखो, इसका आधा यहां लिखो। और डेल्टा ई एन का मतलब क्या होता है, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। वो यहां रखो और कैलकुलेट कर लो, जल्दी करो। हाँ जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। जल्दी करो, फिर अगली एप्लीकेशन करते हैं, इसमें इतना ही है, हो गया होगा। इनके आधे कर लेना पहले, ऐसा नहीं कि 1.54 प्लस 1 कर रहे हो। 0.77 प्लस 0.50 है ना, वो लिख के 1.18 आएगा मेरे ख्याल से, इतना ही आ रहा है। हाँ 1.18 आएगा, हाँ 1918 समथिंग, कुछ समथिंग होगा। 1.18 के आसपास देख लेना, आंसर आ जाएगा। आ गया, बस मतलब आपको आ गया। ठीक है, ये सब वैल्यूज दी हुई आएंगी, चिंता ना करें, आपको खाली फॉर्मूला ध्यान रखना है, सारी वैल्यूज दी हुई आएगी, है ना। इनको आधा करके इधर लिखना है एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दी हुई आएगी, आपको डिफरेंस निकाल के लिखना है। और किसी तरह का सवाल इसमें नहीं बन सकता, एकमात्र तरीके का सवाल बन सकता है, वो ये आ रहा। ठीक है भाई, तो हम भी इस पर एक ही तरह का सवाल करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे काम की
पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में हर चीज काम की होती है। जैसे एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, रेडियस की अगर बात करूं, तो जो आयनिक रेडियस है, कौन सी वाली आयनिक रेडियस, किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, याद है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है, अगर वो आपको पता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली के ऑर्डर्स याद हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर आते हो तो अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं ना कि चैप्टर होने के बाद एक डाउट आता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। चैप्टर पूरा एक नहीं हुआ है लेकिन डाउट आ जाता है, ये चीज पूछने आ जाते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो बताओ। मैंने कहा भाई इसमें भी छांटेगा क्या तू, पहले से छटे हुए हैं ये नोट्स, तो कुछ है नहीं इनमें वैसे भी। चलो, तो अगली एप्लीकेशन लिखते हैं, एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक। इसी की एप्लीकेशन है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा पढ़ें इसको, सिर्फ यहां तक पढ़कर महान ना बन जाएं कि आज के बाद हम एसिडिक और बेसिक नेचर तो यूं बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मैंने किसके लिए पढ़ाया है पहले सबसे साइड में देख लो। किसके लिए? O2 माइनस होता है ऑक्साइड, OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड। तो मैं ये जितनी भी बात कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए। हाइड्राइड की भी बताऊंगा, हाइड्राइड जानते हो, हम बढ़ेंगे हाइड्राइड पढ़ेंगे। जैसे एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक होते हैं, LiH NaH, इस तरह के हाइड्राइड होते हैं, इनको बोलते हैं सलाइन हाइड्राइड, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ेंगे हम। पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं उनको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। पी ब्लॉक के हाइड्राइड को क्या बोलते हैं? कोई एक एग्जांपल बताओ, बताओ बताओ। ये ऐसे नाम सुने, ये मानने की इच्छा नहीं होती ना, ये हाइड्राइड ही तो है। ये क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड है। क्या है ये? कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो इनके अंदर भी एसिडिक बेसिक नेचर कैसे निकालते हैं ये सब हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे या फिर पी ब्लॉक में पढ़ लेंगे जब भी आएंगे। तो ग्रुप 15, 16 और 17 के जो हाइड्राइड हैं इनके खूब सारी प्रॉपर्टीज में एक साथ बताऊंगा, खूब सारी प्रॉपर्टीज, और वो हर एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 15, 16, 17 के हाइड्राइड को तो यूं मान के चलो, आप स्टार लगा लो कि इनकी खूब सारी प्रॉपर्टी हमको एक साथ करनी है और इनमें से सवाल कभी भी बन सकता है। मतलब यहां पे अगर आप जाओगे नीचे तो PH3 आएगा, AsH3 आएगा, इस तरह से। ये 15 वाला हो गया। 16 के नीचे कौन आएगा? H2S H2Se H2Te, इस तरह से। यहां कौन आएगा? HF HCl HBr। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी रिड्यूसिंग पावर, इनकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी एसिडिक नेचर, ये खूब सारी, लोन पेयर का डायरेक्शनल नेचर, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम एक साथ करेंगे। लेकिन उन सब के लिए पहले केमिकल बॉन्डिंग का होना जरूरी है, तो इसीलिए मैं यहां पर ये चीज नहीं करवा रहा हूं। हाइड्राइड की एसिडिक नेचर बहुत सारे यहां पर बता देते हैं, ठीक है, वो एक तरह से साइड में, अगर मैं भी बता दूंगा तो साइड में लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इसका हमको फील नहीं आया, ऐसा लगेगा इसका रीजन हमारे पास अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन होता है बॉन्ड लेंथ। क्या क्या रीजन होता है उसका? बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ तब समझ पाओगे जब बॉन्ड पढ़ोगे। तो पहले बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होता है ये सब चीजें हम देख लेंगे, उसके बाद। हाँ, मैं जानता हूं आपको पता है बॉन्ड लेंथ जो है, सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक? पक्का? वीक होगा तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो H+ जल्दी निकल जाएगा। तो इसका मतलब है इनमें कुछ बॉन्ड लेंथ का असर होता है, ये वो हम बाद में ही देखेंगे। अच्छी बात है, आपको अभी से पता है, लेकिन मैं तब भी नहीं करवाऊंगा। एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक ने, ये दिक्कत तो कर रहा है यार, इसमें भी कोई भूत आया है। अरे वो इरेजर अपने आप आ गया था। हाँ, अब अभी सही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, हाइड्रोजन H+ और H- दोनों बनाता है, S ब्लॉक के साथ H नेगेटिव आएगा।
क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक की आईपी कम होती है तो वो प्लस में रहते हैं और ये माइनस में रहते हैं। जब हम किसी सलाइन हाइड्राइड को NaH को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये हमको लगता है कि ये H प्लस हमेशा H प्लस ही होना चाहिए, ऐसा लगता है हमको, फील आता है, ठीक है। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो H2 गैस एनोड पे निकलती है। H2 गैस कहाँ निकलती है? एनोड पे। और एनोड पे कौन जाता है? एनायन। ए से ए, सी से सी, याद रखो। कैटायन कहाँ जाता है? एनायन कहाँ जाता है? अब एनायन एनोड पे जा रहा है तो एनोड क्या होगा? एनायन किसके पास जाना चाहेगा? इसका मतलब एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। कैटायन कहाँ जा रहा है? कैटायन किसके पास जाएगा? कैटायन किसके पास जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब कैथोड पे माइनस लगाते हैं, याद रहेगा। ए से ए, सी से सी, याद रखो। उसके बाद ये एनोड कैथोड पे जो साइन भूल जाते हो ना, वो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एनायन हमेशा प्लस के पास ही जाएगा, कैटायन हमेशा माइनस के पास ही जाएगा। तो पहले तो याद कर लो, ए से ए, सी से सी, ठीक है। अब कैटायन कैथोड पे क्या लेने जा रहा होगा? तो माइनस लेने। हर कोई डिस्चार्ज होने ही तो जा रहा है। डिस्चार्ज कब होगा? जब उसका उल्टा चार्ज वहां पर प्रेजेंट होगा। चलिए, तो NaH को जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 गैस जो है वो कहाँ निकलती है? ये इस बात को बताती है कि यहाँ पर H प्लस नहीं, माइनस है ना? तो इसीलिए इनको बोला जाता है, ऐसे माइनस वाले हाइड्राइड है ये। लेकिन हर जगह माइनस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाइड्राइड का मतलब कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हम H जो है वो माइनस में ही होगा, नहीं। आप NH3 ले लो, इसमें आप प्लस बोलते हो, ठीक है। आप इसके अलावा जो अभी बताया था H2O ले लो, इसमें आप प्लस बोलते हो, ठीक है। तो वो कोवेलेंट है, इसकी वजह से बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। ये कोवेलेंट होते नहीं है, ये आयनिक होते हैं। और आयनिक होते हैं इसका मतलब है फिक्स है, इसमें कोई इस तरह का बॉन्ड नहीं है। इसमें ये ऐसा है Na प्लस और H माइनस, इस तरह से पूरा पूरा चार्ज है ना, आयनिक है वो। और ये कैसे है? कोवेलेंट है। कोवेलेंट है तो इसका मतलब NH इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं। और अगर बॉन्ड बने हुए हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो चार्ज आता है वो किसके वजह से? डिफरेंस की वजह से आता है, जो कि अपन पढ़ रहे हैं इतनी देर से। किससे? En डिफरेंस से। तो En डिफरेंस में En किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? पार्शियल। इस वजह से जब भी ये रिलीज होता है तो प्लस में रिलीज होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लुटा हुआ होता है अंदर, ठीक है भाई। अब क्लियर है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक नेचर। अब शुरू कर लें। अब बताता हूं मैं कुछ चीजें। देखिए, क्या आपने NaOH सुना है? क्या होता है? एसिडिक या बेसिक? सबको पता है कि ये बेस होता है, सबको पता है कि ये बेस होता है। ये है हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के बीच में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश लगाया, यानी कि दोनों का नेचर क्या होगा? सेम होगा। मतलब जो हाइड्रोक्साइड का नेचर है वही नेचर उसके ऑक्साइड का होगा। इसका ऑक्साइड क्या सोच सकते हो? क्या Na2O होगा? अब समझ आया आज की बात। ये रक्षा सूत्र जो है वो यहाँ टच हो रहे हैं बोर्ड पे। ये लग रहा मक्खी भी नहीं है आज तो। आज तो मैं नहा के भी आया हूँ। हाँ ठीक है। ये क्या होता है? बेस। तो ये भी कैसा होगा? बेसिक। जो हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है वही उसके क्या होता है? ऑक्साइड का नेचर होता है। तो जरा ऐसा बताओ, जो एसिडिक ऑक्साइड जानते हो, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है? कोई बताओ। क्या SO3 नाम सुना? SO3। SO3 सबको पता है कि क्या होता है? एसिडिक होता है। होता है एसिडिक। तो फिर आपने H2SO4 सुना है? ये क्या होता है? अरे ये क्या पूछ रहे हो, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? SO2OH का होल ट्वाइस। क्या लिख दिया मैंने इसको? SO2OH का होल ट्वाइस। इसकी स्ट्रक्चर जब बनती है तो कुछ इस तरह से बनती है। अभी स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर आ जाओ पूछने के लिए कि हमको स्ट्रक्चर बनाना नहीं। यार मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर सिखा भी नहीं रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ये रहा एक OH और ये रहा एक OH, इस तरह से ये ऐसा होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा लिखा सिर्फ SO2 और OH का होल ट्वाइस। अभी इसको हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में लिखा मैंने, सिर्फ इसकी फॉर्म में लिखा मैंने, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। देखो OH यहां पर भी है, OH यहां पर भी है, लेकिन यहां जो OH है वो OH माइनस के रूप में रिलीज नहीं हो रहा है, वो H प्लस निकालेगा। वो क्या निकालेगा? H प्लस। मतलब जो इसमें OH है वो तो OH ही रिलीज करेगा, और जो OH रिलीज करता है वो क्या होता है?
और इसमें जो OH है वो OH की फॉर्म में अलग नहीं होगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और क्या रिलीज होगा, H+। इसीलिए तो बोलते हो उसको डाई बेसिक एसिड बोलते हो क्या, क्यों, क्योंकि ये दो जगह से H+ दे सकता है। तो H2SO4 कैसा होता है, डाई बेसिक एसिड होता है। तो यहां से ये सब सीख जाओगे, ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे जब हम, क्या पढ़ेंगे हम, जब ऑक्सी एसिड, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। तब वहां सीख जाओगे कि ये H+ क्या है, H+ क्यों निकलता है, डाई बेसिक है ना, H+ क्यों निकलता है वो तो खैर आज ही सीख जाओगे, ये डाई बेसिक वगैरह ये सब चीजें वहां सीखोगे। ये देखो, हो तो ये भी OH रिलीज हो सकता था ना, यहां से भी तो टूट सकता था ये बॉन्ड, सोचो। हाँ, ये बॉन्ड S और O के बीच में से अगर टूट जाता तो क्या रिलीज होता, तो फिर हम H2SO4 को कभी एसिड बोल पाते क्या। तो इसका मतलब सारी कहानी इस बात पर है कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा, सारा कहानी क्या है कि इस बॉन्ड कौन सा टूटेगा, इसमें भी OH है उसमें भी OH है, उसके OH में OH ही रिलीज हो रहा है, इसलिए आपने उसको क्या बोल दिया था, बेस, इसीलिए उसका ऑक्साइड भी क्या हो गया था, बेस। लेकिन इसके OH में से OH जाएगा या O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बताओ रिलीज क्या होगा, H+, और जो H+ देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेस या एसिड। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से तो ये बॉन्ड टूटा और यहां से ये बॉन्ड टूटा, इसका मतलब जो SO3 आप बोलते हो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। मतलब ये जो SO3 है ये ऑक्साइड है, इसको जब पानी में डालते हो तो H2SO4 बनता है। हालांकि रिएक्शन जो है वो अभी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि SO3 को डायरेक्ट पानी में प्रैक्टिकली जो है हम H2SO4 बन जाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि धुआं धुआं हो जाता है और उस फॉग को ही कंडेंस करना पड़ता है। जो फॉग बनता है, स्मोक बनता है, वही H2SO4 होता है, लेकिन उसको वापस कंडेंस करना पड़ता है, उसको लिक्विड बनाना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम सुना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर ये रिएक्शन आती है और उसमें SO3 को ये बताया जाता है कि पानी के ऊपर नहीं, H2SO4 के ऊपर एब्जॉर्ब करवाया जाता है और उससे बनाया जाता है ओलियम, और ओलियम में पानी डाल के उसको क्या बनाया जाता है, H2SO4। तो क्यों हमने SO3 को डायरेक्ट पानी में नहीं डाला, क्यों, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी, H2SO4 बन जाएगा। अभी के लिए ये बोलना गलत थोड़ी है कि SO3 को पानी में डालूंगा तो H2SO4 नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन वो मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि जो इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है कि ऐसा करते नहीं है, बन तो जाएगा लेकिन जो बनेगा वो धुआं होगा, उस धुएं को वापस कंडेंस करना पड़ेगा, उस फ्यूम्स को वापस कंडेंस करना पड़ेगा, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वो जो धुआं है फिर वहां पर काम करने वाले जो भी लेबर होती है ना, जो भी लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि ये जो है कोरोसिव नेचर का भी होता है, दूसरा लंग्स को भी बिल्कुल एकदम तीखी स्मेल होती है इसकी, H2SO4 की, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, इसलिए ऐसा काम नहीं करते। लेकिन ये बात तय है कि SO3 पानी में जाएगा तो बनेगा क्या, अब बनता एकदम धुआंधार तरीके से है, इसलिए फिर वो प्रैक्टिकली ऐसा हम लैब में कर सकते, लेकिन इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर ये काम पॉसिबल नहीं है। तो कुछ नहीं है, SO3 को फिर हम H2SO4 पे एब्जॉर्ब करवाते हैं तो ओलियम बनता है, जो H2SO4 है वो SO3 के साथ ओलियम बनाता है, ओलियम में हम पानी डाल के डिजायर्ड कंसंट्रेशन का हम क्या बना सकते हैं, H2SO4 बना सकते हैं। ये पी ब्लॉक में आएगा, चिंता ना करें, कोई रिएक्शन में यहां नहीं पढ़ा रहा, कुछ नहीं लिखा रहा, ऐसा नहीं कि सर बाहर आ गए, सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझ नहीं आया तो मैं बोलूंगा अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। अभी सिर्फ बता रहा हूं कि सारी कहानी, अगर मैं इस बीच वाले एलिमेंट को M मान लूं, M, कोई भी एक एलिमेंट क्या मान लूं, M, फिर यहां पे क्या होगा O, फिर यहां पे क्या होगा H, ये क्या है M, ये क्या है O, ये क्या है H, उधर भी देखो ये क्या है M, ये क्या है O, ये क्या है H। मतलब कोई एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ध्यान से समझ लेना। देखो इसके ऑर्डर में आपको डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, बहुत सारे टीचर डायरेक्ट भी करवा देते हैं, तुमको याद भी हो जाता है ना। अभी मैं बोलूंगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक नेचर घटता है, आपको याद हो गया। और इनके उल्टे भी, मतलब एसिडिक बढ़ता है लेफ्ट टू राइट तो बेसिक घटता है, और टॉप टू बॉटम एसिडिक घटता है तो बेसिक, हो गए चारों याद। लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि याद मुझे पता है आपको ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फील आना जरूरी है। अब समझिए बात को कि MOH है, अगर इसमें से बॉन्ड ये वाला टूटे तो क्या रिलीज हुआ, और अगर इसमें से ये वाला टूटे तो क्या रिलीज हुआ। मतलब सारी कहानी तो यही है कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा।
अब NaOH में जो बॉन्ड है वो कहां से टूटा, यूं समझ लो यहां से टूटा, OH निकल के आ गया। और इसमें कहां से टूटा, यहां से टूटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बॉन्ड पोलैरिटी जानते हो? बॉन्ड पोलैरिटी जहां ज्यादा होगी वहां चार्ज कम होंगे या ज्यादा? जहां चार्ज ज्यादा होंगे वहां पर लालच ज्यादा होगा। जहां पर चार्ज ज्यादा होंगे उस बॉन्ड पे लालच ज्यादा होगा। मतलब यहां पे आप सोचो कि यहां पर एक ए और बी बॉन्ड बना हुआ है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पोलैरिटी है। लेकिन अगर ये पोलैरिटी में बढ़ा दूं तो इसकी प्लस के लिए भूख बढ़ जाएगी क्या? और इसकी, मतलब ये लालची हो गए कि कोई आए प्लस और हम टूट जाएं। ये लालची हो गया कि मैं कोई आए, मतलब जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उसको रिएक्शन करने के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि टर्मिनल्स पर इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उस केस में रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, और उस केस में स्टेबिलिटी की तरफ भागने की कोशिश करता है, तो बॉन्ड जो है उसके टूटने की नीयत बढ़ जाती है। किसी भी पोलर मीडियम में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो पोलर बॉन्ड सबसे पहले टूटता है। पोलर मीडियम में अगर रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है? पोलर। अब ज्यादा पोलर होगा तो जल्दी टूटेगा, ज्यादा पोलर होगा तो क्या होगा? जल्दी टूटेगा। तो यही कारण है कि जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वो बॉन्ड यहां से क्या होगा? टूट जाएगा। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बताओ, क्या इसकी EN तो फिक्स होती है लगभग, आप मान के चलो, और इतनी होती है 3.5, इसकी कितनी होती है 2.1, यही होता है, ये फिक्स है। इनका डेल्टा EN लगभग फिक्स है। डेल्टा EN का मतलब 3.5 माइनस 2.1 फिक्स है, इनका डेल्टा EN फिक्स हो गया। अब बात आती है कि एक डेल्टा EN तो ये है, इसको डेल्टा EN B लिख देता हूं, और एक डेल्टा EN ये है, इसको मैं A लिखता हूं। मतलब इन दोनों की EN, ठीक है, यहां सपोज इसका कोई X इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, कोई भी वैल्यू है। अब आप 3.5 माइनस क्या करोगे? X, वो क्या होगा? डेल्टा EN A। और अगर आप 3.5 माइनस 2.1 करोगे तो वो क्या होगा? डेल्टा EN B। दो तरह के डेल्टा EN निकल के आ जाएंगे। जिसमें ज्यादा डेल्टा EN होगा वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा क्या? तो फिर टूटेगा भी वही। मतलब बॉन्ड कहां से टूटेगा ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बता सकते हो, और इससे हम ये भी बता सकते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब समझो बात को कि M जो है अगर मेटल है, बात को समझना, M जो है वो मेटल है और पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में आता है, और पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में आने वालों की EN होती है कम, और राइट में जाते जाते क्या होती है? बढ़ती रहती है। अब जरा इस बात को फील करना, क्या लेफ्ट में मेटल आते हैं? जैसे जैसे राइट में जाते हो कौन सा ब्लॉक आता है? P। कौन सा आता है? P। क्या उसमें मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं? में नॉन मेटल। इसका मतलब है इधर से इधर आ रहे हो तो EN घट रही है बढ़ रही है? इसीलिए तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। तो बात यह है कि इधर से इधर आने पर EN बढ़ रही है। अब जैसे जैसे इसकी EN बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी EN बढ़ेगी, इनका डिफरेंस घटेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस तभी कम आएगा जब ये ज्यादा वैल्यू रखेगा। आप सोचो, ये X जितना कम होगा ये डेल्टा EN उतना ही ज्यादा आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं कोई बहुत ज्यादा तगड़ी वाली मैथ्स नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल सा है ना कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं, समझना। 3.5 माइनस एक्स करना है। डिफरेंस कब ज्यादा होगा? जब एक्स की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो? कम किसकी होगी? जो मेटल होते हैं या नॉन मेटल? मतलब यूं कह दूं कि जिसकी EN कम होती है, जिसकी EN कम होती है वो उस केस में ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलैरिटी दिखाएगा। तो बताओ फिर वो बॉन्ड भी कहां से टूटेगा? यहां से। NaOH, अभी देखा आपने क्या? NaOH, Na की EN क्या होती है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो कहां है? लेफ्ट में है, मेटल है। अगर उसकी EN कम है तो इसका मतलब X की वैल्यू कम आई क्या? और अगर X की वैल्यू कम आई तो फिर इस वाले का डिफरेंस इस वाले के डिफरेंस से क्या होगा? ज्यादा। जहां ज्यादा डिफरेंस वहां ज्यादा पोलैरिटी, और जहां ज्यादा पोलैरिटी वहां टूटने के चांसेस ज्यादा। तो बताओ, इसीलिए तो वो NaOH में बॉन्ड OH अलग हुआ, ना कि H+। अब जैसे जैसे आप राइट में मूव करते हो, जैसे जैसे आप राइट में मूव करते हो, जो भी एलिमेंट आ रहा है लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से जब आप मूव कर रहे हो तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो X की वैल्यू भी क्या हो रही होगी? अब इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये डिफरेंस तो घटता जाएगा। तो फिर कौन सा ज्यादा रह जाएगा?
तो फिर उस केस में बॉन्ड कहां से टूटेगा? O और H के बीच में। यानी अगर इधर नॉन मेटल बैठा है या जो ऐसा कोई जिसकी EN ज्यादा है वो बैठा है, तो फिर बॉन्ड यहां से नहीं, कहां से टूटेगा? यहां से। और यहां से टूटने पर उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक या बेसिक? इस केस में देखो सल्फर कितना होता है? 2.5 होता है क्या? और ये कितना होता है? 3.5 होता है। और ये 2.1 होता है। अब आप खुद देखो, आप खुद देखो, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, ज्यादा आएगा। कौन सा डिफरेंस ज्यादा आएगा? है कौन सा? ये वाला ज्यादा आएगा, इसीलिए ये बॉन्ड यहां से टूटा। इनफैक्ट मैंने तो अंदाज से 2.5 लिया है, इसकी और ज्यादा होती है। बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि ये +6 में पड़ा है। और आपको भी पता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो EN बढ़ती है, तो एसिडिक नेचर और बढ़ेगा। यानी कि आप ये सोच सकते हो, ये सोच सकते हो, एक ये तरीका समझ आया आपको? अब और एक तरीके से समझो, मतलब मिक्स नहीं करना है, आप वो समझो। इसकी EN ज्यादा होगी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मेरी बात को समझना, इसकी EN ज्यादा होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी भूख बढ़ जाएगी क्या? भाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑक्सीजन पर और ज्यादा कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जितना ये पहले भूखा था उससे भी ज्यादा अब क्या हो जाएगा? भूखा हो जाएगा। और अपनी भरपाई किससे शुरू करेगा? ये इसकी तरफ खींचना शुरू कर देगा। मतलब ये सोचो कि M जो है उसकी EN ज्यादा है तो उसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। ऑक्सीजन से खींचे तो ऑक्सीजन की EN बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, उसकी EN बढ़ गई। तो उसने क्या किया? अपनी भरपाई किससे करेगा? उससे तो खींच नहीं सकता, वो तो उसका बाप है। वो खींच रहा है तो उससे कैसे खींचेगा? इसका मतलब है इसकी EN ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है इसकी इतनी ज्यादा टेंडेंसी है कि ये तो ऑक्सीजन से खींचेगा ही। अब बात आती है कि ये वाला किससे खींचेगा? बचा क्या इसके पास? गरीब, तो गरीब से खींचेगा। गरीब से खींचेगा तो इस पर और ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव यहां बढ़ जाएगा क्या? इस पर जितना प्लस बढ़ेगा इसके टूटने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे, तो इसके लात पड़ने के चांस उतने ही ज्यादा, इसीलिए तो H+ हो गया है। अब दूसरे वाला तरीका समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखना सारी कहानी इन दो बॉन्ड के बीच में है और इन दोनों में से वही बॉन्ड टूटेगा जो ज्यादा पोलर है। और ज्यादा पोलरिटी कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकाल लोगे। ठीक है, तो ऐसा आपको एक सवाल में करवा दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमको आपको वैल्यूज दे ना दे, कुछ स्टेटमेंट वाला सवाल भी जो है वो दे सकता है। करवा दूं अभी वो सवाल एक? तो कहीं पे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था, मेरे को याद है, वहां से ढूंढना पड़ेगा, याद आया मेरे को। क्या हुआ? थोड़ी ज्यादा होती। हम तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं 2.5 वही माननी है, पर थोड़ी ज्यादा होती। हाँ भाई, ये सवाल करते हैं। सब लोग लिख लो क्वेश्चन साथ में। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे।
m की जगह b है, बाकी सारी कहानी सेम है। m की जगह क्या है, b। m o h बताया था मैंने, यहाँ b o h है। दो तरह के बॉन्ड है b और o के बीच में, ठीक है। और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को इन्होंने ऐसे लिख रखा है, x का मतलब क्या है, en। ये लिखा हुआ है क्या, x o की en माइनस b की en, मतलब o और b का डेल्टा en हो गया ये बेसिकली। और ये कौन सा डेल्टा en हो गया, OH का। ये किसका, वापस से OB का डेल्टा en, OB बॉन्ड का, और ये OH बॉन्ड का। मतलब वही चीज है सेम, जो अभी पूरा सिखाया है वही है। सवाल करो, दिमाग लगाओ। कभी आया होगा ये सवाल, ऐसा देखा जरूर होगा, ये कॉमन सवाल है, ये मिल जाता है मतलब कहीं मॉड्यूल में या किताबों में कहीं तो होता ही है ये। कर देते, कौन भरता है पानी है, तो बोलो इसको पहले भरे, फिर इसमें भी पूरा भरे, और फिर एकदम से ऐसे बंद करें, पूरा भर दो, ताकि आदमी पी नहीं पाए। कुछ है ही नहीं इस सवाल में, इतना लिखने में टाइम लगा रहा हूँ मुझे पता, बाकी तुम सबको आता है ना। हाँ बहुत सही। ये बी और ये ओ, ये एच, ऐसा ही है। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो एसिडिक, और ये बॉन्ड यहां से टूटता है, अब यहां से कब टूटेगा, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यहां से कब टूटेगा, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अब देखो लिखा हुआ है क्या, कि अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है किससे, इससे, तो फिर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो मेरे ख्याल से पहला ही सही नहीं हो गया क्या, दूसरा देखो गलत है या नहीं, ऐसा नहीं हो कि मल्टीपल आंसर हो सही वाले, है ना। दूसरा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर यहाँ बेसिक है तो यहाँ एसिडिक नहीं हो सकता, काट दो, क्योंकि ऊपर बाकी रिलेशन तो सेम ही दिया हुआ है। बराबर है तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या है, अगर इसकी EN ज्यादा है तो ये एसिडिक होना चाहिए, अगर यहाँ एसिडिक होता तो ये भी आंसर होता, ठीक है। तो ये गलत है। ये ऐसा सस्ता सवाल, ये अक्सर आ जाता है मेरे पास डाउट में कि सर ये क्या होगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा पोलर उसको तोड़ दो, तो ज्यादा पोलर है उसको तोड़ दो बस, और कहां से टूट रहा है उस हिसाब से आंसर दे दो। अगर H प्लस निकल रहा है तो एसिडिक, OH माइनस निकल रहा है तो बेसिक। हो गया सवाल, सबको समझ आया, पक्का। पीछे, पीछे वालों, बढ़े आगे। तो हम दो रिलेशन बना सकते हैं क्या इस तरह से, देखो मैंने जो सिखाया कि MOH बॉन्ड जो है वो दो तरह से टूटता है, पहला केस 1 और दूसरा है केस 2, है ना। डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी EN, सारी कहानी इसकी EN पर है। इसकी EN कम है तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, OH माइनस निकल जाएगा। इसकी EN ज्यादा है, दैट मीन्स ये नॉन मेटल है, तो फिर बॉन्ड यहां से टूटेगा, है ना। तो पहला केस ले लेते हैं क्या, जब ये टूट जाए M प्लस और साथ में क्या निकाल दे, OH माइनस। ये कैसे पॉसिबल है, पहली चीज ये क्या होगा, बेसिक होगा इस केस में, और यहां क्या होगा, व्हेन EN ऑफ M इज लो, या लो की जगह ऐसे लिख दो, डिक्रीज होगी। लो में ये फील आता है कि कितनी लो, कम होगी। ऐसा इसका मतलब है कि जितना ये कम होगा उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड टूटेगा, यानी उसके बेसिक होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरा वाला, अगर इसको देखो यहां पर दूसरा केस क्या ले सकते हैं, क्या हम इसको MO माइनस प्लस क्या ले सकते हैं, H प्लस। इसमें OH माइनस आया, इसमें H प्लस आया, इसको क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे। अब इस ये कब पॉसिबल है, जब OH का डिफरेंस ज्यादा हो, और OH का डिफरेंस कब ज्यादा होगा, जब MO का डिफरेंस कम हो, और MO का डिफरेंस कब कम होगा, जब M की EN ज्यादा हो। तो ये लो, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए EN भी क्या होती है, और टॉप टू बॉटम इन जनरल कंपैरिजन है ये ना।
आप इनमें यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह की कोई भी चीज ना सोचें। ये इन जनरल कंपैरिजन है, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि लेफ्ट टू राइट ईएन बढ़ती है और टॉप टू बॉटम ईएन क्या होती है, घटती है। अगर ईएन बढ़ेगी तो हम ये किसके ईएन की बात कर रहे हैं, ओ एच की बात कर रहे हैं या एम की बात कर रहे हैं? एम क्या है, पीरियोडिक टेबल में आने वाले एलिमेंट्स। एम क्या है पीरियोडिक टेबल में, वो लिथियम भी हो सकता है, वो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ईएन ऑफ एम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है फिर कौन सा नेचर बढ़ेगा, और ईएन यहां पे घटती है तो बताओ बेसिक लिख दूं, क्या इनके उल्टे सोच सकते हो? एसिडिक बढ़ेगा तो बेसिक, और अगर बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए है। फोटो खींचो, अरे नहीं, अभी बाल पूरे आएंगे उसके बाद, अभी तो बाल का इंतजार मतलब मेरे को बहुत है, मैं खूब सारे तेल लगा चुका हूँ। हाँ मैं अलग अलग, आजकल ऐसे अखबार में ऐड आता ना कि जड़ों को दे पोषण और फट से लंबा करे, मैं तुरंत चला जाता हूँ। मैं कहा ये यही करेगा बड़े बाल, मेरे को मतलब ऐसा होता है कि भाई जल्दी हो जाए, मतलब बाल सही से बड़े आ जाए, फिर इनको बोलना है फोटो खींचने के लिए। अपनी कोई रील वील ही नहीं, यहाँ विद्यापीठ की दुनिया रीलें बनवा रही है, अपन यूं ही खड़े, है ना? है क्या? हाँ जी, क्या हो गया? सही नहीं बोला मैंने? भाई थोड़ी सी कमी होते ही साइन करो इस पे, सिस्टम बदल देंगे। धैर्य रखो, धैर्य वही काम आएगा, पेशेंस, है ना? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट कौन सा तुम पहले पढ़ के आए हो जो तुम जज कर लोगे, है ना? पहले टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठने में ही लग जाएगा तुमको 15-20 दिन, तो वो कैसे पढ़ाता है ये जब तुम सीख जाओगे तो तुमको सब्जेक्ट भी आ जाएगा। मुझे इतना पता है कि यहाँ जो भी खड़ा है ना, वो इतना जानता है कि तुमको पढ़ा सके, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि तुम उसको पढ़ा सको, ऐसा तो कोई नहीं है, नहीं है ना? बस फिर तो इसका मतलब है वो अगर तुमको पढ़ा सकता है, सही पढ़ा सकता है, तो इसका मतलब है थोड़ा वेट करो, है ना? चीजें जो है क्या होता है कि थोड़ा हम पढ़ाते हैं, उसके बाद हम खुद भी रिलेट करते हैं पिछला और अगला जो भी पढ़ा रहे होते हैं, उसके बाद कनेक्शन होता है, सब्जेक्ट को भी हम कनेक्ट करते हैं, आप भी हमसे कनेक्ट हो जाते हो, तो उसके बाद चीजें ठीक लगती हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी तो तुम समझदारी हो, ठीक है छोड़ो। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसलिए कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट भी है और यही आता है ईएन में जो सवाल है, वो कभी ऑर्डर का नहीं देखा मैंने। ईएन में सवाल हमेशा मैंने इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, या फिर इनमें से मोस्ट बेसिक कौन है ना, मोस्ट एसिडिक कौन है, ये सारी चीजें अभी हम सब सीख जाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है? नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं? कुछ नहीं है आगे करने, सीधे सवाल फटाफट साथ के साथ नोट कर लो। अब साथ के साथ बता भी रहे हो क्या, मैं बाद में लिखूंगा? ये लो, अब यहां देखकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने हिसाब से कर लेना। ब्रैकेट में बेसिक है तो बेसिक का बताना है, ब्रैकेट में एसिडिक है तो एसिडिक का बताते हैं, ठीक है? और आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है, टॉप टू बॉटम क्या बढ़ता है, ये सब चीजें आपको पता है, बस वही देख लेना।
जल्दी करो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है अभी तो, डेवलपमेंट। छोड़ नहीं सकते, छोड़ दिया तो क्या बोलते हैं, इल्जाम लग जाता कि हमको पूरा नहीं पढ़ाया। तो डेवलपमेंट भी पढ़ना है, वो भी सीखना है कि इनमें से कौन सा डॉबर्नियर ट्रायड है कौन सा नहीं है, वो सब सीखना है अभी। पता नहीं किसने तो पहले से सीखा होगा ट्रिक विक बना के, सीखा हुआ है, ट्रिक विक बना के याद किए हुए सारे डोबर्नियर। सवाल आएगा कि कौन सा डोबर्नियर ट्रायड हो सकता है, फिर उस ट्रिक में मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसने तो आज की पीरियोडिक टेबल से पूछा है कि कौन सा हो सकता है। तो इसका मतलब डोबर्नियर तो 5 बता के गया था, आज हम 15 बता सकते हैं। तो ऐसे लिए मैं बाद में करवाता हूँ, ठीक है, ताकि वो याद नहीं करने, जो डोबर्नियर कह के गया ठीक है, सवाल आएगा कौन सा हो सकता है इनमें से। आज अगर डोबर्नियर जिंदा होता तो इसमें से कौन सा ट्राइड बना, ऐसा कुछ सवाल आ गया, फिर क्या करोगे। चलो बढ़े आगे, थोड़ा जल्दी नोट किया करो यार। कितने हो गए थे पीछे, 8। नम्मा, हाँ, तो इसमें क्या था, CrO, Cr2O3, CrO3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आना चाहिए, बस फिर। ये सब ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है, ठीक है, तो आंसर दोनों के लिए तो क्या जाता है, सेम ही जाता है ना, ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, दोनों के लिए पढ़ाया हुआ है मैंने। अब जो ऑक्साइड में OH बॉन्ड ढूंढ रहे हैं कि सर आपने तो MOH बताया था, तो मैंने ये भी तो बताया था कि जो हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है वही उसके, हाँ, तो हम हाइड्रोक्साइड से निकाल पा रहे हैं ना उसका नेचर, क्या दिक्कत है। नहीं, उसमें लेफ्ट टू राइट, जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखोगे, और अगर सेंट्रल एटम सेम है तो फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 13 वाला है, तो 13 वाले में आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और उसके बाद आंसर दे देना है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो EN, हाँ HOCl, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो EN ज्यादा तो कौन सा नेचर ज्यादा होगा, बात खत्म।
लिख लिया सबने? चलो, जिन्होंने नहीं लिखा कोई बात नहीं, अभी वापस इनको जब सॉल्व करवाने आऊंगा तब लिख लेना। इधर से शुरू होते हैं। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। क्या मूवमेंट है, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम En बढ़ती है या घटती है? अरे बोलो। En के घटने से कौन सा नेचर बढ़ता है? और ब्रैकेट में भी कौन सा दिया हुआ है? क्या कर दूं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? ये लो फिर। तो ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है, KOH या NaOH? कौन सा अच्छा बेस है? KOH। इतना भी सोच के बता रहे। Li, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, क्या ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है? लेफ्ट टू राइट En बढ़ती है घटती है? En के बढ़ने से कौन सा नेचर बढ़ता है? ये इंक्रीज कर दो। Li2O, Na2O, K2O, ऊपर वाला ही है। ऊपर हाइड्रोक्साइड थे, नीचे ऑक्साइड है। एसिडिक पूछा है लेकिन, तो फिर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऊपर बेसिक पूछा था। NaOH, MgOH, AlOH का होल थ्राइस, SiOH का होल फोर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्या ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है? तो फिर En क्या हो रही होगी? En बढ़ रही होगी तो नेचर एसिडिक बढ़ना चाहिए, तो फिर बेसिक। के बाद HNO2 एंड HNO3, जरा देखो क्या ये +3 में आएगा, क्या ये +5 में आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो En ज्यादा तो एसिडिक नेचर। तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। H2S -2 आएगा क्या? H2SO3 +4 आएगा और H2SO4 +6 आएगा। -2 +4 +6, -2 +4 +6, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। En भी, En बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी। ये लो। NO2 और N2O5, क्या ये +4 है? क्या ये +5 है? विच वन इज मोर एसिडिक? N2O3, P2O3, S2O3, Sb2O3, Bi2O3। जरा पहचानो इन एलिमेंट्स को, ये लेफ्ट टू राइट है या एक ही ग्रुप के हैं? टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम En क्या होती है? डिक्रीज, तो कौन सा नेचर बढ़ेगा? चले आगे। Cr2O3 एंड CrO3, ये क्या है? +2, ये क्या है? +3, और ये क्या है? 6। En बढ़ती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, 2 3 6 बढ़ रही है, तो फिर बेसिक नेचर घटेगा। ये दो MnO +2, MnO2 +4, Mn2O7 +7, एसिडिक पूछा है, इंक्रीज कर दो। जिसको डाउट है पूछ ले, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब काफी कुछ आ चुका है ना, और हो सकता है आधों से ज्यादा कर चुके हैं बेटे। ये +2 है और ये +3 है, बताओ बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा? कम। SiPsCl, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, तो क्या करूं, नेचर कौन सा पूछा है? एसिडिक। लेफ्ट टू राइट En बढ़ती है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये HOCl +1 +3 +5 +7, यही आया है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ये सब हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड में। क्या नाम होता है इसका? हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के आगे इक लगाया जाता है, कम वाले के लिए अस लगाया जाता है। तो पहले ये दोनों देखो, ये कम वाली है, ये ज्यादा वाली है। कम से भी अगर कम हो तो अस के साथ हाइपो लगा दिया जाता है। ये है कम, नाम है हाइपो, सॉरी ये है कम, नाम है क्लोरस, अस लग रहा है, लेकिन ये कम से भी कम है तो हाइपोक्लोरस। ये ज्यादा है, नाम क्या है? क्लोरिक, ज्यादा से भी ज्यादा के लिए लगाया जाता है पर क्लोरिक। तो पर वर्ड होता है कहां पे? अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी, अगर कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उससे भी ज्यादा तो पर, और कम से भी कम तो हाइपो। हाइपो मतलब कम, ठीक है भी। तो ऐसा सिर्फ इसी में होगा, आगे आ जाओगे। ये Cl है, ये Br है, ये I है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम निकल के आएगी। लेकिन ये कंपैरिजन लेफ्ट टू राइट है या टॉप टू बॉटम?
हाँ, तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन है, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, कौन ज्यादा बढ़िया एसिड है, पर क्लोरिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है। ठीक है भाई। उसके बाद है SiPH, ये भी लेफ्ट टू राइट है। कौन सा नेचर पूछा है, ये ये भी लेफ्ट टू राइट है। BCN एसिडिक, ये लो। ऑर्डर गलत मत लिखना, और अगर गलत लिख लिए हैं और तो मैंने सही करवा दिए तो इतना आलस भी मत खाना कि बाद में कर लूंगी, अभी तो गलत पड़ा है, कोई बात नहीं मेरे सामने, है ना, ये भी मत करना, क्योंकि अगर वो गलत रह गया तो वो गलत तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। और सवाल ये सवाल ही है, कोई नए सवाल थोड़ी आएंगे। तुमसे पूछे, ऑप्शन बना के पूछ लेगा, विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर बेसिक, ऑप्शन बना के पूछ लेगा। जो ऑर्डर है यही सवाल है सारे, 18 सवाल कर चुके हो। हो गए, ठीक है। H2O एसिडिक नेचर है, H2O2 कैसे बताया, अच्छा ये -2 में है और ये -1 में है, ये ऑक्साइड है ना, ये परोक्साइड है, और परोक्साइड में -1 चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा किसकी कम, -1 और -2 में ज्यादा कौन होता है, -1, तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हुई, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी EN, हाँ तो ऐसे निकाल सकते हो कि ये ज्यादा एसिडिक होगा। -1 -2 में बड़ा कौन है, तो बस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। -2 तो और नीचे आता है, ये -1, इधर से इधर मूव कर रहे हो, ऊपर ही तो मूव कर रहे हो। ये बताओ, इंक्रीज, मुझे लगा सबको याद होगा। अबे ये क्या बन गया, चल भाई तू वहीं चला जा। ये एक यूनिक केस है, और इसका रीजन बैक बॉन्डिंग होता है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग जब सीख जाओगे तब हो जाएगा। बस इसलिए करवाया कि कभी भी अगर ये वाला कंपैरिजन आ जाए तो आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग मत देना, आंसर उल्टा आएगा। नॉट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना ध्यान रख लेना। और वैसे ये जितना स्पेशल करके मैं बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा स्पेशल करके रेडॉक्स वाले बताएंगे कि ये देखो इसमें उल्टा होता है, ये उल्टा, वो रीजन नहीं बताएंगे, मैं तो कह रहा हूं मैं जाकर आगे रीजन बताऊंगा, वो नहीं बताएंगे। वो ये बोल देंगे कि इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे, है ना, तो मैं पढ़ाऊंगा इसको। इसका रीजन बैक बॉन्डिंग होता है ना, सब में 3H+, सब में 3 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जिसकी नीयत ज्यादा होगी रिलीज होने की वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो वो सब मैं आपको बैक बॉन्डिंग वगैरह सिखाऊंगा, वहां से समझ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हम ऑक्सी एसिड में पढ़ते हैं, और उससे पहले हम बैक बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो जब मैं ये ऑक्सी एसिड पढ़ा रहा होऊंगा फॉस्फोरस के पी ब्लॉक में, उस वक्त ये चीज मैं आपको वापस बताऊंगा कि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ऑर्डर बताया था जो उल्टा था, और उसका रीजन आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अभी के लिए सिर्फ इसको स्पेशल केस मान ले, ठीक है, और इसको साइड में लिख दे। क्यों, क्योंकि अगर किसी कभी टेस्ट में आ गया, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट आप ये चीज जरूर कर सकते हो। ठीक है भाई, हो गया। अब अपन एक बार ब्लॉक वाइज चीजें देख लेते हैं, ब्लॉक वाइज, क्योंकि ऐसा भी कई बार पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं कि एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स क्या होंगे, है ना, पी ब्लॉक में क्या होंगे जनरली।
और डी ब्लॉक में कैसे क्या चेक करोगे। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे अभी एक बार ब्लॉक वाइज देख लेते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड होते हैं कुछ भी नया नहीं है, समझाने वाला नहीं है, आप साथ के साथ नोट कर सकते हो। और बाकी कंपैरिजन तो मैंने बता ही दिया, सबसे पहला सवाल ही यही था, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, है ना। तो टॉप टू बॉटम En बढ़ती है तो बेसिक नेचर बढ़ता, En घटती है तो बेसिक नेचर बढ़ता है। यह है एस ब्लॉक। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। जल्दी नोट करो, कुछ भी नहीं है इसमें समझाने का। एस ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं, जनरली बेसिक होंगे, और बेसिक टॉप टू बॉटम बढ़ता है। बेरिलियम का खास तौर से ध्यान रखना है, क्या होता है, एम्फोटेरिक। चिंता ना करें, एम्फोटेरिक की ट्रिक अलग से लिखवाऊंगा, उसमें बेरिलियम भी आ जाएगा और पी ब्लॉक के एम्फोटेरिक्स भी आ जाएंगे जो भी मैंने लिखे नहीं है। और डी ब्लॉक के भी आ जाएंगे। एम्फोटेरिक अच्छा मैंने नहीं बताया, एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। सामने बेस होता है तो कहता है मैं एसिड हूं, सामने एसिड होता है तो कहता है मैं बेस हूं। यही बोला था पहले भी, नहीं अलग अलग है ना, बस ठीक है। मतलब सामने कौन है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। मतलब सामने अगर एसिड है तो वो बेसिक बन जाएगा, सामने अगर बेसिक है तो वो एसिडिक बन जाएगा। मतलब दोनों नेचर वाला। एम्फो वर्ड तो आप उसी के लिए यूज करते हो ना, एम्फीबियंस, है ना, करते हो ना, वो मेंढक वेंढक टाइप। इतना ही आता है यार, ज्यादा नहीं आती मुझे। लिख दिया। डी ब्लॉक। डेवलपमेंट कब होगा यार, मुझे चिंता सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की रहती है। इसके PYQs में क्वेश्चन वो दिखते हैं ना, चेक करना, ये पूछते हैं इनमें से कौन NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, कौन HCl के साथ कर जाएगा, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, दिखते हैं। वही दिखते हैं, जब दिखेंगे तो वही दिखेंगे। इसके कभी आप EN का ऑर्डर देखोगे वो कम दिखेगा। किसके वाले के लिए, डेवलपमेंट वाला, अच्छा तो ऐसे बोलो था। डेवलपमेंट वाले तो नहीं है ना PYQs में। हाँ तो चाहते हो क्या कि आपका ईयर वो बने जब वो PYQs बन जाए कि डोबर्नियर ट्राई। 2023 नीट में पूछा हुआ सवाल कि इनमें से कौन सा डोबर्नियर ट्राइड नहीं है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, है ना, मतलब मेडिकल की दुकान खोल लूंगा, बैठ जाऊंगा अपना कि दवाई बेचो मस्त रहो। लाइसेंस भी है, या दवाई बनाने लग जाऊंगा, उसका भी लाइसेंस है। बताओ।
हाँ, तो डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में क्या समस्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। आप मैंगनीज को देखिए, वो +2 से लेके +7 तक जाता है। आप क्रोमियम देखिए, वो +2 +3 +6 सब दिखाता है। तो जहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात आ जाती है, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की एक कैटेगरी बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि +1 +2 और +3 जो है उनको हमने लोअर सेगमेंट मान लिया। क्या मान लिया हमने? लोअर सेगमेंट। और +4 को मान लिया हमने बीच वाला। और +5 +6 +7 और ओस्मियम +8 भी जाता है। ठीक है, आपके लिए मैंगनीज तक ही ठीक है, +7। आपको पता है मैक्सिमम +7 होती नहीं, ओस्मियम +8 तक भी जाता है। इसको हमने क्या मान लिया? हायर सेगमेंट। ये क्या होंगे? ये सारे होते हैं क्या? बेसिक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो En क्या मान ली हमने? कम। तो हमने उसका नेचर क्या मान लिया? बेसिक। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे की तरफ आओगे, तो +4 वाले को हमने एम्फोटेरिक मान लिया। और जो भी ये हायर सेगमेंट है, ये सब हम क्या मान लिया हमने? ऐसे। तो बेसिकली आप देखो, +1 से लेके +8 तक आ रहे हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो बढ़ रही है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो En भी बढ़ेगी, और En बढ़ेगी तो कौन सा नेचर बढ़ता है? तो हम बेसिक से शुरू हुए थे, एम्फो पे आए और फिर एसिडिक पे आ गए। ठीक है भाई, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब इसमें भी ऐसी बात थोड़ी है, इनऑर्गेनिक चल रही है। तो जिंक +2 और क्रोमियम +3, ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। अच्छा, +2 और +3 है, तो होने क्या चाहिए थे? लेकिन होते क्या है? बस इतना ध्यान रख लेना। जिंक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिंक जो है वो +2 के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है। जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। जिंक के सारे कंपाउंड +2 में ही देखोगे आप। कभी भी जिंक को +1 +3 +4 इस तरह से नहीं देखोगे। लेकिन क्रोमियम दिखाता है। अभी आपने ऑर्डर भी किया था, CrO Cr2O3 एंड CrO3 लिखा था। अब आपसे पूछा जाए कि ये क्या होगा? CrO3 क्या होगा नेचर में? क्रोमियम है, एम्फोटेरिक। क्यों? मैंने क्रोमियम के माथे पे क्या लगाया हुआ है? तो पहले चेक करो, या सीधा क्रोमियम देख के आंसर दे दोगे? अरे भाई, ये तो +6 में है, तो +6 के हिसाब से आंसर दो। फिर कितना होगा? एसिडिक होगा। ये एम्फो नहीं है कि क्रोमियम देखा और चेप दिया। +6 है वो। +3 में ही सिर्फ एम्फोटेरिक होगा, याद रखिएगा, सिर्फ +3 में। तो ऐसा नहीं कि क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम। क्रोमियम के साथ +3 जरूर याद रखें। जिंक के साथ आप कुछ याद ना रखें, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जिंक +2 में ही दिखाएगा। जिंक का कोई कंपाउंड +2 के अलावा दिखेगा नहीं, तो आप कभी गलती करोगे ही नहीं। लेकिन ये तो दिखा ही सकता है ना। तो इसलिए इसके लिए जरूर ध्यान रखना कि क्रोमियम इज एम्फोटेरिक ओनली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके। एफ ब्लॉक के बारे में क्या ख्याल है? एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। मेरी बात समझना। एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? पढ़ाया हुआ है। एक बार सारे साइज वाला खोलो। खोलो खोलो। साइज। एफ ब्लॉक की साइज देखो देखो देखो। अरे रुको, देखो, अभी देखो। अभी देखो, इतना जल्दी भूलते हो? एफ ब्लॉक की साइज देखो। ए, क्या लिखा हुआ है? कि लेफ्ट टू राइट जाने पर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, तो साइज में क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। साइज क्या हो रही होगी? कम। साइज कम हो रही होगी तो En। अरे बोलो। और En बढ़ रही हो तो नेचर कौन सा बढ़ेगा और कौन सा घटेगा? तो बस एफ ब्लॉक का आपको पता है कि एफ ब्लॉक का क्या होता है, अभी लिख देते हैं लोग। यूरोपियम +3 में आएगा ना, जीरो में तो कोई ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेगा नहीं। तो हम तो +3 की बात करेंगे। तो इसमें मैंने साइज से आपको जस्ट बताया है। अभी जब मैं लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऑक्साइड होगा या कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा, वो न्यूट्रल स्टेट में तो होगा नहीं। वो उनकी +3 में ही होगा, और +3 में यूरोपियम कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है। बस फिर बात खत्म।
इसका ऑर्डर बताओ। मतलब मैंने बीच बीच में से ले लिया, ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस में नहीं है, बट ये है लेफ्ट टू राइट, चेक कर लो, है ना, ये लेफ्ट टू राइट है। तो इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, तो साइज क्या हो रही है, साइज कम हो रही है, तो ईएन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ईएन बढ़ने से एसिडिक नेचर और बेसिक क्या हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या, चलो छोड़ दो, मैं लिखना ही नहीं कुछ, दोनों ही सही है, एसिडिक बेसिक ऐसे ही रहने दो, है ना, लेफ्ट टू राइट वाला पूरा लेफ्ट टू राइट लिख सकते हो आप, मैंने तो बीच बीच में से ले लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, शुरू से सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी आप देख सकते हो। हो गया भाई। बॉलिंग स्केल की वैल्यूज लिखवा दी थी ना, नहीं लिखवाई, ऐसा कैसे पॉसिबल, देखो मेरे को ऐसा डाउट आया। ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो अलग से याद ही करनी है तो लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं, ये लिख दिया। इसमें स्टार लगा देता हूँ, वो आपको याद हो जाएगी, आप करोगे नहीं करोगे, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वो हर बार यही बोलेंगे इसकी एन ज्यादा, इसकी एन कम, तो वो बार बार आपको वो ये चीज बताएंगे कि जाकर वैल्यूज याद करो, इसकी हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन मान लो, कभी कभी सल्फर और फास्फोरस भी पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कभी नहीं पूछी जाती। जो स्टार मार्क है वो तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। और इसमें याद करने की जरूरत नहीं, वैसे देख लो डिक्रीज ही है सीधा सीधा। सेकंड पीरियड हो चाहे थर्ड पीरियड हो, ये आपको दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट ईएन जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है बोरोन वाली फैमिली में, है ना, बोरोन वाली फैमिली में थोड़ी दिक्कत आती है। ये लिखवा दिया क्या बोरोन फैमिली, नहीं लिखवाया, ठीक है, तो अभी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे वो पी ब्लॉक का सवाल है, पर ठीक है इसको यहीं कर लेते। एक बार एम्स में पूछा हुआ है, इसलिए एम्स जब होता था अलग से तब भी पूछा हुआ था कि मैक्सिमम डिफरेंस किसके बीच में है, बिगेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कहाँ है, हाँ वो वाला सवाल हम कर लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर साइड में, अलग से ही याद कर लो उसको। बोरोन का कितना होता है, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और थेलियम, ठीक है, ये होता है 2.0, ये कितना है 1.5, अब इसको 1.6, 1.7, 1.8 कर दो। सवाल आया था बिगेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप प्रेजेंट बिटवीन
ऐसे दो दो के पेयर बना दिए थे, बोरोन गैलियम, बोरोन इंडियम, बोरोन थेलियम और बोरोन एल्यूमिनियम। सोच रहे हैं, अरे दो में से 1.5 निकालोगे तो सबसे ज्यादा आएगा ना, तो बिगेस्ट गैप तो यही हुआ। या दो में से 1.8 निकालोगे, 2 माइनस 2 माइनस 1.8, 2 माइनस 1.7, 2 माइनस 1.6, 2 माइनस 1.5, ज्यादा रिजल्ट कहाँ आएगा? तो फिर बिगेस्ट गैप कहाँ हुआ? मन नहीं मानता है ना, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट चेंज हुआ है, तो बिगेस्ट गैप कैसे मान ले हम तो बिगेस्ट गैप उसका मानेंगे जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है, सबसे नीचे आ रहा है तो सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन इसमें बात यह है कि एक बार घटती है फिर इंक्रीज होती है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि इसके अंदर डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यूज कुछ होती है, इस वजह से वहां से निकल कर आता है ये चीज, है ना। तो आपको खाली ये वैल्यूज से बस इतना ध्यान रखना है कि बिगेस्ट गैप किस किस के बीच में है। एम्स में पूछ लिया था, आप खुद सोचो, एम्स में पूछा है इसीलिए तो ऐसा सवाल है। पहले कुछ भी पूछते थे एम्स में, मतलब एनसीईआरटी से बाहर तो उन्होंने शपथ खा रखी थी कि एनसीईआरटी से तो बाहर ही जाना है, पता और नहीं लगता था। ये जितने सवाल आप एम्स के देखते हो ये सब मेमोरी बेस्ड है। मतलब स्टूडेंट आता था, पेपर देखे, टीचर उसको घेर लेते थे कि जल्दी बता क्या है, तो वो बताता था ऐसा एक पूछा था, ऐसा एक पूछा था। टीचर उसको खाली नोट करता था वहां पे कि हाँ एम्स में ये सवाल आया है, इससे रिलेटेड आया था, इससे फिर बैठ कर घर पे जाता तसल्ली से और सवाल बनाता कि इससे रिलेटेड एक सवाल मुझे बनाना है, मैं बना लेता हूँ, और फिर लिख देते हैं एम्स में पूछा हुआ है। आपको लगता है एम्स में यही लैंग्वेज यही ऑप्शंस आए होंगे? नहीं, वो मेमोरी बेस्ड है। आज दिन तक पेपर आउट नहीं हुआ एम्स का, अब तक नहीं पता कि एम्स में क्या पूछा गया था। ठीक है, मेमोरी बेस्ड होता है ना वो सारा। आप देखते हो ना एम्स, लिखते हो पीवाई क्यूज में एम्स, वो सब बच्चों के बताए हुए सवाल है। नहीं, वो पहले पेपर नहीं देते थे। पेपर, हाँ पेपर वहीं अंदर ही जमा हो जाता था। पेपर तो मेमोरी बेस्ड होता है, लिखा होता है, अच्छा इंस्टीट्यूट लिखता है मेमोरी बेस्ड। मतलब बच्चे को याद था, उसने आके बोला ऐसा ऐसा आया, उसके बिहाफ पे टीचर ने सवाल बना दिया कि ठीक है एम्फोटेरिक का एक सवाल आया, एम्फोटेरिक का बना दिया। एम्फोटेरिक से याद आया, एम्फोटेरिक की ट्रिक तो लिखी नहीं, लिखो अब जल्दी। हाँ, किसके बारे में? एम्स होगा वो। हाँ, तो उतना भरोसा मत करो उस पे, आया था नहीं आया था, कैसा सवाल था। भाई हो सकता है कि सवाल बहुत आसान आया हो, बच्चा सिर्फ ये बोल रहा है एक्टिनोइड की साइज और टीचर कुछ भी बना रहे हैं उसमें। उसको एग्जैक्ट आप खुद सोचो ना, आप पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज और चारों ऑप्शन याद रख लोगे क्या? अगर अकेले इनऑर्गेनिक का होता तो रख भी लेते, लेकिन सवाल वहां पर ज्यादा होते थे, है ना। एआर तो है वो तो खतरनाक ही बनते हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड एआर असर्शन रीजन आते थे ना। आप सोचो वो सब मेमोरी बेस्ड होते थे, उसके अंदर सबसे ज्यादा आप देखना एम्स के सवाल में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मिलेगी आपको जो किताबों में है, उसमें सबसे ज्यादा चीजें जो है कंट्रोवर्शियल होगी। क्यों? क्योंकि वो बनाए किसने है? मास्टरों ने। ठीक है, तो वो उल्टा सुल्टा बन सकता है ना, गलती हो सकती है। वो एम्स में एग्जैक्ट वैसा थोड़ी आया था, मेमोरी बेस्ड है वो। ठीक है? ये नहीं पता था आपको? बहुत बड़ी बात नहीं पता थी। ये सारे एम्फोटेरिक होते हैं। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ठीक है भाई, उससे याद हो जाएगा आपको सारे। और गाना कितनी बार गाना है? 3 बार। इसको 6 बार नहीं, 2 बार नहीं, क्योंकि क्रोमियम ओनली इन +3,
एम्फोटेरिक होता है, इसीलिए उसके माथे पे चार्ज +3 लगा है, जिंक में नहीं लगा है, क्योंकि जिंक का कोई भी कंपाउंड आएगा +2 में ही आएगा, चिंता ना कर। ठीक है, तो ये आप अच्छा, ये जिस कई बार ऐसा होता है कि डाउट आता है कि आगे जब जाते हो तो आप पढ़ लेते हो, ऐसे पढ़ लेते हो कि इसका आप पीबीओ भी पढ़ते हो, पीबीओ2 भी पढ़ते हो, तो ऐसा लगता है कि कौन सा वाला, दोनों ही होंगे। जब पीबी लिख दिया इसका मतलब कैसा भी हो वो एम्फोटेरिक होगा। SnO बताओ क्या होंगे, दोनों ही होंगे, है ना। ये वाला गैलियम है तो गैलियम Ga2O3, ये क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड सब, ये मान लीजिए यहां लिखा हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा लिखा हुआ, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। अब कई लोगों के बैठे बैठे दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये तो पीछे सवाल में भी था, आ रहा है, तब इसका नेचर क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पूछा क्या था, बेसिक या एसिडिक पूछा था, इसकी पोजीशन अपने आप जस्टिफाई हो जाएगी। सवाल कभी भी एम्फोटेरिक के लिए ऑर्डर का नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कि ये कम एम्फोटेरिक, ये ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। एम्फोटेरिक का जब भी सवाल आएगा तो वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कौन एम्फोटेरिक है और कौन नहीं है, कौन NaOH और HCl दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसका मतलब समझे, कौन NaOH और HCl दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसका मतलब क्या है, एक क्या है बेस, एक क्या है एसिड, मतलब पूछ रहा है दो इनमें से कौन ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, बताओ वो कौन होता है। बस तो वहां पर भी आपको जाकर इस ट्रिक में से देखना है, कोई एक पड़ा होगा उसको टिक कर देना। ठीक है भाई, एक और सवाल लिख दो बस। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इन metallurgical process, in metallurgical process, in मेटलर्जी शुरू नहीं हुई है ना, in metallurgical process Al2O3 and Al2O3 and Fe2O3 Fe2O3 Al2O3 बॉक्साइट, Fe2O3 इसके साथ मिलने वाली Fe2O3 इसके साथ मिलने वाली इम्प्योरिटी, है ना। बॉक्साइट का जब कंसंट्रेशन करते हैं लीचिंग प्रोसेस से, तब ये चीज हमको समझ आती है, पढ़ा होगा बेयर्स प्रोसेस, इसमें NaOH मिलाते हैं, है ना। अब तो बता ही दिया सवाल, है ना। क्या लिखा, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस Al2O3 एंड Fe2O3 कैन बी सेपरेटेड बाय, can be separated by, can be separated by, पहला ऑप्शन NaOH, दूसरा ऑप्शन HCl, पहला ऑप्शन NaOH, दूसरा ऑप्शन HCl, तीसरा बोथ, चौथा नन, तीसरा बोथ, दूसरा HCl है, पहला NaOH है, दूसरा HCl है, तीसरा बोथ और चौथा नन। हाँ बताओ, वो तो याद है इसलिए। अब देखो दिमाग लगाओ, Al2O3 क्या है, क्या है, क्या इस ट्रिक में आ रहा है, तो ये कैसा होगा, बेसिक या एम्फो। और Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +1 +2 +3 वाले कैसे होते हैं, डी ब्लॉक के कैसे होते हैं, ऊपर वाले बेसिक होते हैं ना, +1 +2 बेसिक, +4 एम्फोटेरिक, और 5 6 7 8 वाले क्या होते हैं, एसिडिक। तो इसका मतलब ये +3 वाला है, नेचर में कैसा हुआ, बेसिक। आपने मिलाया HCl, आपने क्या मिलाया, HCl, ये इससे तो कर ही लेगा, क्यों, क्योंकि उसको तो दोनों पसंद है, बेस भी और एसिड भी। तो HCl गया, किसके साथ रिएक्शन कर ली, Al2O3 के साथ। ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है, मतलब ये बेसिक है और ये एसिड है, तो ये दोनों भी रिएक्शन कर जाएंगे, तो फिर सेपरेट कैसे होंगे, ये इसको भी खा गया, ये इसको भी खा गया, और हमको इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट। क्यों, क्योंकि ये हमारा ओर है, बॉक्साइट ओर, और ये उसके साथ पड़ी हुई इंप्योरिटी है, तो हमको ओर से इंप्योरिटी हटानी है, तो इसका मतलब है अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप एसिड मिला दोगे तो अलग अलग नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एसिड दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अगर आप बेस लेकर जाते हो तो बताओ, बेस इसको खा जाएगा, क्या बेस बेस को खाएगा,
अगर नहीं खाएगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा और बेस इसके साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बेस इसके साथ क्या करता है, इसको उठा के नीचे ले आता है, मतलब इसको इससे अलग कर दिया। एक के साथ रिएक्शन करे, दूसरे के साथ नहीं करे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, बोथ। बोथ, यस सर के। अरे अरे मतलब देख रहे हो, इतना समझाने के बाद आंसर क्या लगाओगे, बोथ, यस सर। आंसर क्या लगाओगे, NaOH। ये मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, लीचिंग प्रोसेस होता है, उसमें Al2O3 और इसका Fe2O3 को सेपरेट किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो भी इसमें सवाल आते हैं वो या तो होंगे कि इनमें से कौन जो है वो NaOH एज वेल एज HCl दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है ना, तो आपको एम्फोटेरिक ढूंढना है, या फिर वो डायरेक्ट ही पूछ ले कि कौन सा एम्फोटेरिक है, वो कर लेना है, या फिर इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो वो सब जो मैंने ऑर्डर्स लिखवाए हैं उन्हीं में से कोई ऑप्शन बन के आ जाएगा। बहुत ज्यादा उल जलूल कंपैरिजन नहीं होता। मतलब आप ये सोचिए, अगर ऐसा भी है तो आप ये सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा आप आंसर इसमें ऐसा पूछ लेंगे कि मोस्ट बेसिक कौन सा है इसमें, मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया आपको, क्या मोस्ट बेसिक कौन सा है, और उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है यहां पर क्या, N2O5, दूसरा लिखा हुआ है यहां पे NaCaO, और तीसरा लिखा हुआ है इसमें यहां पे P4O10, और चौथा लिखा हुआ है यहां पर क्या, BaO, और पूछ रहा है मोस्ट बेसिक कौन सा है। अब आपको लगेगा ये तो सब इधर उधर से दे दी, आपको ऐसा ही लगेगा ना कि ये सब तो इधर उधर से दे, कुछ भी नहीं है। तब भी दिमाग लगा सकते हो, इसमें मेटल नॉन मेटल अलग अलग कर सकते हो। मेटल की EN कम होती है ज्यादा, और नॉन मेटल की EN, तो मेटल वाले हमेशा बेसिक होते हैं, मेटल वाले मैक्सिमम केस में क्या होते हैं, हाँ डी ब्लॉक में कुछ एसिडिक चले जाते हैं, कारण उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। मैंगनीज कहने को मेटल है, लेकिन वो +7 में इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कि वो नेचर में थोड़ा एसिडिक हो जाता है, वहां रीजन अलग है। लेकिन अगर आप नॉर्मली एस ब्लॉक की बात करते हो तो सारे के सारे क्या है, मेटल हैं, सारे के सारे क्या है, बेसिक हैं, एक बेरिलियम को छोड़ देना वो एम्फोटेरिक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये नॉन मेटल वाले कौन से हैं, N है, P है, तो मोस्ट बेसिक में आंसर ये दो तो नहीं जा सकते, तो फिर कौन से जाएंगे, इन दोनों में से जाएंगे, और इन दोनों में भी टॉप टू बॉटम दिख रहा है, नीचे आने पे EN क्या होती है, डिक्रीज, तो बेसिक नेचर, कैल्शियम नीचे आता है या बेरियम। लिख दो ये सवाल भी कि विच वन इज मोस्ट बेसिक, ऑप्शन जब मैंने लिख दिए तो तुम भी लिख दो, सवाल हो गया एक। किसमें, सोडियम का, हाँ फिर साइज देखनी पड़ती, वो एक ही ग्रुप का देंगे आपको, एस ब्लॉक में वो दो अलग ग्रुप का देंगे ना, तो फिर आपको E और N वाली साइज का ऑर्डर याद है, याद है ना, और उससे भी ज्यादा फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि हम नहीं पढ़ते, तो उसके टेंशन मत लो, जब कभी भी आया तो वो ब्लॉक के अंदर पूरे ग्रुप के अंदर पूछेगा, ऐसा उल जलूल कंपैरिजन नहीं आएगा। सवाल वही पूछा जाएगा जिसको किसी एक वजह से आप कर सकते हो, और अगर ऐसा भी नहीं है तो डेफिनेटली वो सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आगे बढ़, मुझे छोड़, क्योंकि वो कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा सवाल मैंने मतलब कई बार पहले 2005 से 2006 से पहले AIPMT में इस तरह के सवाल आते थे, एक आधा सवाल उनकी आदत हो जाती थी, ऐसे टिका देते थे कि ये कर ही नहीं सकता बच्चा, अगर डेटा याद है तो कर लेगा वरना नहीं हो पाएगा। तो कई बार होते हैं ऐसे पेपर, पहले आते थे कि उनमें छोड़ने ही पड़ते थे, कोई तरीका नहीं होता था। आजकल मैं देख रहा हूं ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता, कोई ऐसा सवाल नहीं, सारे सवाल हो जाएंगे, इनफैक्ट इतने आसान देते हैं कि उनको गलत कर देते हो, सिली मिस्टेक हो रही है आजकल। सरफेस लेवल का पेपर आ रहा है, सरफेस लेवल का। अब देखो ये जेई और नीट को किसमें मर्ज कर रहे हैं, तो इसका डिसीजन आना बाकी है, वो सिर्फ प्रपोजल गया है उस तरफ, वो लोग क्या डिसीजन लेंगे, अगर वो एग्री करते हैं तो आपके सामने चीजें आ जाएंगी। अगर जो कुछ भी होगा, सिलेबस चेंज होता है नहीं होता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेगा नहीं चलेगा, सारी बातें सामने आ जाएगी, है ना। मेरे पास कल से लेके भर भर के वो एक ही जो स्क्रीनशॉट है न्यूज का, वो मेरे पास 100 लोग भेज चुके हैं। ये क्या है सर, हमारे तो लाइफ ही ऐसी, मान लिया उन्होंने कि बर्बादी हो गई, लिख रहे हैं हम क्या करें, हम तो क्या पढ़े, ये इसी साल होना था क्या सर, हम तो ये। मैं कहा भाई रुक तो जा, कुछ अच्छा ही होगा, है ना, कुछ अच्छा ही होगा उससे भी। अरे तो ये देखो ना कि सबका एक कॉमन आएगा,
सबका कॉमन आएगा, तो सब्जेक्ट तो वही रहेंगे। मुझे ये बताओ, जेई मेंस में अगर मैं तुम जेई मेंस वाले होते तो मैं पोलिंग स्केल बदल देता क्या? यही तो पढ़ा रहा होता। जेई मेंस के सारे सवाल करवा दूंगा, अगर एक भी अटक जाए तो बता देना, एक भी इनऑर्गेनिक की तो गारंटी लेता हूं, ठीक है। जेई मेंस के सारे सवाल करवाता हूं, वो आप कर सकते हो मेरे नोट्स से। तो आपको तो ऑलरेडी जेई मेंस तक का लेवल जा रहा है आपके पास, तो आप चिंता ही मत करो, इनऑर्गेनिक की तो मत करो। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ा वेट करो, चीजें सामने आ जाएगी अपने आप। आपका काम है पढ़ना, आपका काम क्या है? पढ़ना, ना कि इस तरह के न्यूज और सर्कुलर्स जो एक बार पढ़ लिए, दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, अपडेट रहो, ठीक है, अपडेट रहो, कहीं कहीं से आपको पता लग ही जाएगा, है ना। अब सबके पास स्मार्टफोन है, न्यूज आई जाएगी। लेकिन बात यह है कि सिर्फ उसी के पीछे 5 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो चेंज हो गया। तो अरे चेंज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बदल देगा? संस्कृत पढ़वाएगा क्या तुमसे? तो फिर डॉक्टर बना रहा है तो सब्जेक्ट ही पढ़वाएगा, क्या पढ़वाएगा? साइंस ही पढ़वाएगा, सिंपल सी बात है। तो हिंदी अंग्रेजी का तो पेपर होगा नहीं फिलहाल। तो इसलिए पढ़ो, ऐसा नहीं कि लगे पढ़ेंगे ये क्या हो गया, मतलब वेट कर रहे हैं कि ये जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक हम क्यों पढ़े, हमारा तो कुछ आता पता ही नहीं, क्यों नहीं है? यही आएगा, कुछ नहीं हटेगा, आएगा सब यही, तरीका बदल जाएगा, है ना। हो सकता हो नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाए, हो सकता हो थोड़ा बहुत चेंज कर ले। मुझे लगता है करेंगे आसान ही, मैं फिर बता रहा हूं, करेंगे आसान ही, मुश्किल नहीं करेंगे, मेरे से लिखवा लो। हाँ, क्योंकि भारत में सबको एजुकेट करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। भाई जितने हैं सब डॉक्टर बनेंगे, जितने हैं सब इंजीनियर बनेंगे, फिर घूमेंगे कह रहे नौकरी कहां करें। तो ऐसा है, इसलिए चिंता मत करो, करेंगे आसानी, वो तो टेंशन मत लो, ठीक है भाई। ये सवाल लिख दिया था, क्या सवाल था? विच वन इज मोर एसिडिक? हाँ मैंने बोला ऐसा वाला, तो आंसर ऐसा कर देना, ठीक है भाई। चलिए, तो अब अपना बच रहा है क्या? डेवलपमेंट, है ना। ये बहुत गलत बात है कि जो बहुत अच्छा चैप्टर है उसकी शुरुआत बहुत खराब होगी, तो मुझे डेवलपमेंट पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो डेवलपमेंट की स्लाइड 2 या 3 स्लाइड्स में प्रिंटेड लेकर आऊंगा, ठीक है। आप नोट कर लेना, मैं एक बार एक कहानी सुनाऊंगा और चीजें सारी सिखा दूंगा, उसके बाद आप, है ना, कैसे देखते हैं वो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे हम। ओके, थैंक यू।